नमस्कार साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को जो आईटी टूल्स M1 R5 पेपर है, जो कि आपका जुलाई 2025 एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अवश्य देखें और आने वाले एग्ज़ाम में आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक आईटी टूल्स का है और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आप लोगों को याद ही करना है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर हमारा क्या होता है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जिसमें माउस है, कीबोर्ड है और आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक कंप्यूटर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आपका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और सीपीयू। ये चार चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा एडिशनल होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जो कि हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं अपने वर्किंग के हिसाब से और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दो टाइप के हमारे कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। आप लोगों को तीसरा टाइप भी कहीं देखने को मिल जाएगा जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो अगर आप लोग कहीं देखते हैं उसको कंफ्यूज ना हो। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, जो कि बाइनरी पे वर्क करते हैं, 0 और 1 पे। एनालॉग कंप्यूटर हमारे होते हैं वो कौन से हैं, वो आपके टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक में आपके जो है कंप्यूटर के स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, डिलीजेंस है और वर्सटिलिटी। स्पीड मतलब कंप्यूटर तेजी से काम करता है, एक्यूरेसी मतलब 100% सही रिजल्ट देता है, स्टोरेज का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, डिलीजेंस का मतलब होता है कभी थकता नहीं, बिना थके हुए काम करता है। जैसे इंसानों की आदत होती है, हम लोगों की आदत होती है कि कुछ भी काम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। वर्सटिलिटी मतलब होता है कि कई सारे क्षेत्रों में ये वर्क करता है। हार्डवेयर आपका जो होता है, ये जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ये सारी आपकी जो फिजिकल डिवाइस हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये सारी हार्डवेयर डिवाइस कहलाती हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि सिस्टम के द्वारा यूज किए जाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़र उस पर डायरेक्टली वर्क करता है, यानी सिस्टम हम तो कंप्यूटर में हम ही करते हैं, लेकिन पीसी के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि उसमें कंप्यूटर अपना वर्किंग करता है। लेकिन जो हम लोग के डायरेक्टली वर्क के लिए बने हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जैसे वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट, ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है रैम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रैम क्या होती है, तो फुल फॉर्म भी आ सकता है रैम का। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कह सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलाटाइल, ये हमारी होती है कैसी? वोलाटाइल मेमोरी है। इसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी बोलते हैं। तो टेम्परेरी और मेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेरी का मतलब होता है जब तक उसमें पावर रहती है तब तक ही डेटा रहता है, जैसे ही पावर लॉस हो जाती है तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। जबकि मेन मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना इसके हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। क्योंकि रैम क्या होती है? बेसिक मेमोरी होती है, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी में भी रखते हैं। रैम और रोम जो होती है हमारी, ये प्राइमरी मेमोरी में भी होती है। ठीक है। रैम हमारी दो तरह की होती है, एक एस रैम होती है, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? एज अ कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी आप लोगों को बता दूं, ये आपकी फास्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। इससे भी फास्ट जो होती है वो रजिस्टर मेमोरी है। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे रजिस्टर और कैश में, तो सबसे फास्ट कौन सी होती है? रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा है डी रैम। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये होती है एज अ रिफ्रेश सर्किट, इसमें लगे होते हैं, रिफ्रेश सर्किट की जरूरत इसमें पड़ती है। तो रोम जो होती है, नेक्स्ट हमारी एक रैम हो गई है, दूसरी हमारी मेमोरी कौन सी है? रोम। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, या फिर इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल मींस होता ही है परमानेंट, यानी इसमें जो कंटेंट होता है वो हमारा परमानेंट रहता है, जबकि रैम में जो कंटेंट होता है वो जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक रहता है, उसके बाद डेटा उसका लॉस हो जाता है। और जबकि रोम में क्या होता है? जो भी कंटेंट है वो परमानेंटली आपका स्टोर रहता है और इसमें बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। इसको फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर सर्विस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये जो रैम होती है हमारी, वो तीन तरह की मेनली होती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
EEPROM को बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, और EEPROM को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी PROM होती है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे रोम की बात करें तो रोम को ऐसे बनाया जाता है कि उसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, यानी रीड ओनली, एक बार जो प्रोग्राम बन गया वो फिक्स हो जाता है। तो इसमें समस्या क्या आती है कि मान लो कोई प्रोग्राम ऐड करना हुआ कभी तो दिक्कत आती है, तो नहीं हो पाता है। उसके लिए बनाया गया PROM को। इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, प्रोग्राम को प्रोग्रामर के द्वारा ऐड किया जा सकता है। EEPROM में क्या होता है कि अब PROM क्या हो गई, अगर हमने एक बार प्रोग्राम ऐड कर दिया तो उसमें इरेज नहीं होगा, तो फिर वो रोम की तरह कार्य करेगी। तो इसके लिए क्या हुआ, इरेजेबल बनाई गई। इसको बोलते हैं EEPROM, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या हुआ कि जो कंटेंट हमने ऐड किया वो हटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि इसको जो हटाने का कॉन्सेप्ट था वो अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू था। यानी कि इसमें जो हम प्रोग्राम हटाएंगे तो कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट जब तक हम उसको अल्ट्रावायलेट रेज में नहीं रखेंगे तो इसका प्रोग्राम इरेज नहीं होगा। जबकि इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी नेक्स्ट आ गई है EEPROM, EEPROM। इसका क्या काम होता है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है, यानी कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली डेटा इसमें इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है मेमोरी हो गई। इस मेमोरी में मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इंटरनल का मतलब होता है जो डायरेक्टली कंप्यूटर में पहले से लगी होती है, और एक्सटर्नल का मतलब जो हम लोग अलग से लगा लेते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं CPU। तो CPU क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे कुछ CPU का कॉन्सेप्ट और मैं पढ़ लेता हूँ, नीचे टाइप्स दिखे हुए हैं CPU के, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट ALU, और CU और MU। तीन टाइप को है आपका है, तीन यूनिट होते हैं इसमें, ALU, CU और MU। इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और ALU के बारे में एक चीज और पूछी जाती है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है वो कौन करता है, तो ALU करता है। अगर हम ब्रेन पूछेंगे कौन होता है तो आपका CPU, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कौन करता है तो ALU करता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके फ्लॉपी और इसके हैं, मेमोरी में छूट गए थे दो टॉपिक, आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी, ये जो है हार्ड डिस्क जो है ये इसको फिक्स डिस्क भी बोलते हैं, और मेनली इसका काम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि मेनली हम लोग इसका काम करते हैं, डेटा क्या करते हैं इस पे स्टोर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्लॉपी की। तो फ्लॉपी क्या होती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी में लोग लगाते हैं जो, हार्ड डिस्क का काम होता है फिक्स डिस्क, यानी कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए। जबकि फ्लॉपी क्या होती है, रिमूवेबल स्टोरेज को बुलाता है, यानी कि इसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर डेटा में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करना है तो पहले पुराने जमाने में हम लोग फ्लॉपी का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग जो CD यूज़ करी, फिर DVD यूज़ करी, फिर आपका जो है पेन ड्राइव यूज़ हो रही है। तो ये भी सारी मेमोरी हमारी यूज़ हो रही हैं। तो हार्ड डिस्क की जगह पे हम लोग जो यूज़ करते हैं नाउ SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हम लोग आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क की जगह पे SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या होता है डेटा हमारा फास्ट रिटेबल होता है, कॉपी पेस्ट तेजी से होता है, और डेटा एक दूसरे से जब कॉपी करते हैं तो भी उसकी भी स्पीड तेज होती है, सिस्टम के ऑन ऑफ की स्पीड भी इससे बढ़ जाती है। फ्लॉपी के में दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसमें फ्लॉपी के बारे में, कि फ्लॉपी जो हमारी दो साइज में आती है, एक 3.5 इंच और एक जो होती है हमारी 5.25 इंच। 3.5 की कैपेसिटी का भी पूछ देते हैं तो 1.44 MB, और 5.25 की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी 1.2 MB होती है। नेक्स्ट आते हैं फास्टेस्ट मेमोरी में। मैंने आपको बता दिया था रजिस्टर और कैश में, तो पहले रजिस्टर होती है फिर उसके बाद कैश। ALU CU आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ इनपुट डिवाइसें हैं और आउटपुट डिवाइसें भी रहती हैं हमारी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसें जैसे इनपुट क्या होती हैं, जो कि जिनके माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक को गेमिंग भी डिवाइस बोलते हैं, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसमें स्कैनर एज ए स्कैनर हम लोग क्या करते हैं, MICR जैसे है, OCR है, BCR, OMR का इस्तेमाल करते हैं। तो MICR का काम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बैंक की जो चेक होती हैं उनके लिए हम लोग बैंक यूज दिस मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसी करता है कैरेक्टर रीडर का काम करता है। इसको रीडर की जगह कभी कभी हम लोग को रिकग्निशन भी मिल सकता है। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो हम लोग याद रखेंगे। BCR क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, जैसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो आउटपुट डिवाइस
आपकी जैसे जो रिजल्ट देती हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे प्रिंटर है, आपका प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारी डिवाइसें कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसें होती हैं। प्रिंटर के बारे में बात करते हैं तो प्रिंटर कभी कभी पूछ जाता है आपका। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके जो होते हैं ये क्या करते हैं? आवाज करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज नहीं करते हैं। इसमें इम्पैक्ट में आपके जो है डेजी व्हील और ये सारे आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में आपके आ जाते हैं जैसे इंकजेट है और लेजर है हमारे, ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में भी जान गए कि प्रिंटर और ये क्या होते हैं। अब हम लोग कुछ यूनिक्स में कमांड्स जैसे लाइनक्स में कुछ आते हैं, उन कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो कमांड्स आपके जो हैं जैसे mkdir है या md कमांड होता है। तो mkdir आपका लिनक्स में यूज होता है और डॉस में md कमांड यूज होता है। तो टू मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाने के लिए। csdir एक cd होता है जो कि चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है। जब cd स्पेस कोई नाम लिखते हैं तो डायरेक्टरी में अंदर जाते हैं, और cd डॉट डॉट लिख देते हैं तो cd डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। ls होता है लिस्ट ऑफ फाइल, लिस्टिंग फाइल। कैट कमांड होता है क्रिएट करने के लिए, क्या फाइल को क्रिएट करने के लिए। rd कमांड क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी के लिए। rm क्या होता है? फाइल को रिमूव करने के लिए। पाथ कमांड क्या होता है? करंट पाथ देखने के लिए। दो टॉपिक इसमें और हैं, कर्नल और सेल। कर्नल क्या होता है? इसको हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, कर्नल और सेल। कर्नल को बोलते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेल जो होती है ये क्या करती है? कमांड एग्जीक्यूशन का काम करती है। तो इस तरह से हमारे कुछ फंडामेंटल्स के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। इसमें कुछ टॉपिक जैसे और हैं, जैसे जनरेशन के बारे में पूछा था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? आईसी का। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर का। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। और कुछ इसकी जो है जनरेशन वगैरह भी पूछी जाती है, वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ लिब्रे ऑफिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर इज सिमिलर टू प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस राइटर भी होता है। ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कैसा है? पेड सॉफ्टवेयर होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में आता है। लिब्रे ऑफिस इज अ ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं इसको। इसमें मेनू आपके जो होते हैं वो 11 मेनू। ये भी पूछ जाता है कभी टोटल मेनूज कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके नाम भी आप लोग याद रखेंगे। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। कभी कभी पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ये भी निकाल लेंगे। इसके बाद कभी कभी ये पूछ जाता है कि इसमें आपका जो है बाय डिफॉल्ट नेम क्या लिख के आता है, तो अनटाइटल्ड 1 लिख के आता है। अगर आपकी फाइल कोई ओपन नहीं है और आप खोल रहे हैं राइटर को, तो अनटाइटल्ड 1 आएगा। अगर आपकी फाइल पहले से अनटाइटल्ड 1 नाम ओपन है, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका उसमें क्या आएगा? अनटाइटल्ड 2 आ जाएगा। फिर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक फाइल आपकी ओपन होती जाएगी। तो जब आप फाइल को सेव कर देते हैं तो आप जिस नाम से सेव करते हैं वो आपका नाम दिखने लगता है। स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्टेटस बार कहाँ दिखती है? आपकी बॉटम में दिखती है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? ओडीटी होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। द मैक्सिमम फॉन्ट और मिनिमम फॉन्ट की बात करें तो मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है परसेंटेज? तो 20 और 600%। पेज ब्रेक शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर। रो लाइन ब्रेक करने की क्या होती है? शिफ्ट प्लस इंटर। पीडीएफ फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। टीओसी फुल फॉर्म टेबल ऑफ कंटेंट। बुलेट्स दो आपकी दो तरह की होती हैं, नंबर्ड और में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड होती हैं। नंबर्ड लिस्ट और डॉटेड लिस्ट, इसमें क्या सिंबल बन के आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने राइटर के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पूछे आते हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चंस अक्सर आप पेपर में देखने को आपको मिलते हैं। डिजिट्स वाले, एटीएम के डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 16। पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 10 डिजिट का होता है। आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। कौन जारी करता है? तो UIDAI, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यस क्या है? आईएफएससी कोड में कितने करेक्टर होते हैं? तो 11 होते हैं। शुरुआत के 4 जो होते हैं वो बैंक का नाम दिखाते हैं, अंतिम के 6 जो होते हैं वो ब्रांच कोड, और बीच में आपका 0 होता है। इसमें कुछ जनरेशन है, जैसे कि पहली पीढ़ी आपकी जो है 1940 से लेके 1956 के बीच में आई। इस पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया, मैंने बताया था अभी। दूसरी पीढ़ी कब से कब तक है? 1956 से 1963। इस पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। तीसरी पीढ़ी आपकी कौन सी है?
1964 से 1971 के बीच में इसमें आईसीए का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। चौथी पीढ़ी 1972 से 2010 में है, इसमें जो है वीएलएसआई का यूज़ किया गया। पांचवी पीढ़ी आपकी है 2010 से अब तक के लिए, इसमें क्या यूज़ किया गया, यूएलएसआई और एआई वगैरह का यूज़ किया गया। लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है, ओएसएस सॉफ्टवेयर जो होता है उसका ओडीएफ होता है। और अगर हम पर्टिकुलर की बात करें राइटर, इम्प्रेस और कैल्क की, तो राइटर का ओडीटी, ओडी तो सभी में है, बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो फॉर्मेट की बात आती है तो ओडीएफ, टेक्स्ट की बात करेंगे, राइटर की बात करेंगे तो टेक्स्ट आता है तो टीओडीटी, इम्प्रेस की बात करें तो प्रेजेंटेशन होता है तो ओडीपी, कैल्क की बात करें तो इसमें स्प्रेडशीट रहती है तो ओडीएस, टेक्स्ट में नोटपैड और वर्डपैड के जो होते हैं वो टीएक्सटी होते हैं, टेक्स्ट फाइल होती हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। डब्ल्यू के संस्थापक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली। वर्तमान में ट्विटर का मालिक कौन है, एलन मस्क। ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई कितनी होती है, 280 कैरेक्टर। बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक संसाधित करने के लिए करते हैं तो MICR, इसका मैंने नाम अभी बताया था, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। लिब्रे ऑफिस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल+H। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+P। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+O। तो टॉगल की बात करेगा तो कंट्रोल+Shift+O। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो Shift+F5। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+Alt+E। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का क्या होता है, Shift+F5। नॉर्मली प्रेजेंटेशन हम लोग अगर रन कराते हैं फुल स्क्रीन तो F5 की होती है, बट अगर हम करंट स्लाइड से करते हैं तो Shift+F5। सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+S। इसमें यहाँ पे हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि जो सेव होता है, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो सेव क्या होता है, जब हम लोग फाइल अपनी जो नाम पहले दिया होता है उसी नाम से सेव करना होता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल+S करते हैं। और उसमें क्या होता है फिर जो फाइल हमारी सेव होती है वो जैसे पहले कोई नाम दे चुके थे उसी में सेव हो जाएगी, सेम नाम सेम लोकेशन में। अगर मुझे लोकेशन बदलनी है या नाम बदलना है या फॉर्मेट बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+Shift+S यानी कि सेव एज करते हैं। फिर नीचे लिखा है सेव एज के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+S करते हैं। लिब्रे ऑफिस में डेटा को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+X। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, टॉगल करने के लिए तो कंट्रोल+Shift+O। लिब्रे ऑफिस में न्यू राइटर पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल+N। लिब्रे ऑफिस में पहले से सेव पेज को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+O। लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हाइपरलिंक लगाने के लिए हम लोग कंट्रोल K का यूज करते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्ट की क्या होती है, Shift+F7। स्पेलिंग चेक के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्ट की क्या होती है, F7। फॉर्मेटिंग मार्क्स को किस शॉर्ट कुंजी, शॉर्ट ही हो गया, शॉर्ट कुंजी का उपयोग करके टॉगल किया था तो कंट्रोल+F10। लिब्रे ऑफिस में से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+Q। इम्प्रेस में अंतिम संपादित लास्ट एडिशन स्लाइड पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Alt+Shift+F5 करते हैं। सेल में डेटा को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F2। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+F2। कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए क्या करते हैं, F2, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। फुट नोट पर स्थित होता है एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, बट डिफरेंट। एंड नोट क्या होता है, डॉक्यूमेंट में के अंत में लगाते हैं, यानी कि फुट नोट जो होता है वो हमारा एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, हर पेज के लास्ट में, और एंड नोट क्या होता है, लास्ट में लगता है डॉक्यूमेंट के। लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव किया जा सकता है, तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, FTP ये सारे आते हैं, इसमें हम लोग ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में क्या होता है, सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से दिखाई देता है। मास्टर स्लाइड का मतलब होता है एक जो फॉन्ट हमने कहीं लगा दिया तो वो सभी पे अप्लाई हो जाता है। एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं, रिसर्च से हम लोग अर्थ खोज सकते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। भारत में विकसित पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ऑटो करेक्ट एंट्री बनाने में मदद कर सकती है, रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शंस, वर्ड कंप्लीशन, इनका यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट में कॉपी करने के लिए क्या होती है, क्लोन फॉर्मेटिंग। यानी एक फॉर्मेटिंग अगर हमने किसी टेक्स्ट पे लगा रखी है और हम चाहते हैं यही सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे लग जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग। यही अगर आपका वर्ड में
फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं वर्ड में इसकी जगह पे। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जा सकता है जिसे कहते हैं सर्वर साइड इमेज मैप। इसको क्या बोलते हैं? सर्वर साइड इमेज मैप बोलते हैं। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने और पढ़ लिए वन लाइनर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपका जो है टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और इसमें आपके 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है, आपका ओएस होता है, कैल्क होता है, राइटर होता है, तो ये ओएसएस बोलते हैं इसको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं। कौन सी फायरवॉल तकनीकी नहीं है? फायरवॉल तकनीकी कौन सी नहीं है? तो प्रॉक्सी जो है, फायर प्रॉक्सी सर्विस जो होती है, ये नहीं होती है। तो इस पर मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को हाईलाइट क्वेश्चन कर दिए ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन रिवाइज कर पाएँ। इसके लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, और पेपर के पहले आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर टिक कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो आपका जल्दी भी हो जाता है ताकि आप लोग जो है पूरा वीडियो अच्छे से देख लें। सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ब्लाइंड कॉपी कॉपी, इसको हम लोग शॉर्ट में बीसीसी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन को तुरंत ट्रांसफर करना, जो बोलते हैं इसको आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सेवा ग्राहकों के लिए डायनामिक एड्रेसिंग प्रदान करती है? तो डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है हमारा एटीएम का जो डेबिट कार्ड होता है उसमें संख्या कितनी होती है? 16। ये तो आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग बता ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है? तो नॉर्टन मोबाइल जो, यानी जो आपके एंटीवायरस होते हैं, इसको हम लोग एज ए सिक्योरिटी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीईओ ऑफ द फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। लैन ओएस के लिए एक प्रारूप है, तो पीयर टू पीयर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी ने किसका उपयोग किया था? ये भी मैंने बता दिया है आपको। ये लो आप लोग गेस करें कौन सा होगा। तो हाईलाइट तो है ये, तो आपने देख भी लिया होगा और गेस भी कर लिया होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा होता है हमारा? तो ऑल ऑफ दी, वो सारे ही हैं। फील्ड कनेक्शन, स्टे इन टच विद अदर, सर्च जॉब, सर्च करने के लिए कुछ लोगों को पेज से जोड़ सकते हैं, ये सारे काम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ से खोजे जा सकते हैं, तो थ्रीसर्स, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। एंकर्स के लिए लगाए जा सकते हैं, तो कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, और फ्रेम का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित नेटवर्क कौन सा है आपका? डिजी लॉकर। जैसे हम लोग जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रखते हैं और हर जगह वैलिड भी होते हैं, ये कौन से होते हैं? तो डिजी लॉकर में हम लोग रख सकते हैं। जैसे आपके हाई स्कूल मार्कशीट हो गई, इंटर मार्कशीट हो गई, और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट हम लोग रखते हैं। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो उस कंप्यूटर सिस्टम में क्षति का कारण बनता है, तो ये ड्यूरेशन, वायरस और कलर। अगला हमारा, राउटिंग के लिए जिम्मेदार कोई लेयर कौन सी है हमारी? तो नेटवर्क है। कौन सा पैकेट स्विच नेटवर्क है? तो आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक के लिए, तो एमआईसीआर। ईमेल और उससे संबंधित डेटा को पर संग्रह किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? मेल बॉक्स में किया जाता है। किसी प्रकार की से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? तो स्ट्रिंग, डेट और टाइम और न्यूमेरिकल वैल्यू में जोड़ सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं जोड़ सकते हैं। कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? लैन आधारण कौन सा नहीं है? तो आईआईएस। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं सर्वर साइड इमेज मैप। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो टोकन रिंग। खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान से संबंधित करने के लिए पीओएफ एक प्रणाली है, हार्डवेयर। 3D प्रिंटिंग मटेरियल से आप किसका उपयोग करते हैं? तो सभी का, रेजिन और निटिलॉन और रबड़ और सारे हो जाए।
किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है? तो आपका टेलनेट यूआरएल को। मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का एक कार्य करता है कौन? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये भुगतान के माध्यम से किया जाता है, किसके माध्यम से? डिजिटल वॉलेट के। वॉलेट नहीं होगा क्योंकि वॉलेट मतलब अपना पर्स, नगद मतलब नगद करते नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब नहीं है। कौन सी उपयोगकर्ता की दी जाने वाली जानकारी ऑपरेटिंग सिम सर्विस सिस्टम की सर्विस नहीं है? तो फाइल मैनेजमेंट। सिम्स की जगह सिस्टम होगा फाइल मैनेजमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? तो एनआईसी है। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। एनआईसी होगा, फाइल सर्वर होगा, कोएक्सियल केबल होगा, या फिर मॉनिटर सर्वर होगा। ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल रखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। नोट कर लें 33। निम्नलिखित में से, और कमेंट में इसको बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप, वर्ड या स्काइप भी? तो आपका लिब्रे ऑफिस जो है डी नंबर, ये आपका कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आधार एक 12 डिजिट पहचान है जो कौन जारी करता है? तो UIDAI जारी करता है। बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो लोअर लिस्ट कंटेन ऑल द बुकमार्क्स इन द करेंट डॉक्यूमेंट। नेटिकेट्स संबंधित नियम है तो साइबर हैबिट्स, यानी कि जो हम लोग इंटरनेट पर डेटा भेजते हैं वो कैसे भेजा जाना है, उसके जो नियम रूल्स होते हैं वो आपके नेटिकेट्स कहलाते हैं। ओपन रिमोट विकल्प से फाइल खोलता है तो सर्विसेज। दस्तावेजों को एक बैच बनाए जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हैं, तो कौन सा है? मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज, यानी कि एक ही दस्तावेज इसमें कई सारे लोग भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं? मेल मर्ज का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो अपाचे पाइट्रोज जो है हमारी, ये बिग डेटा की टेक्नोलॉजी नहीं है। ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती करता है? तो XGSN के माध्यम से। वेब एड्रेस को एक रूप में भी जाना जाता है तो यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी इसका नाम होता है। अगला हमारा है विच फंक्शन इज की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड से चेंज करेंगे फाइल तो रीनेम के लिए मैंने बताया था अभी F2 का यूज करते हैं। विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करता है? तो कंट्रोल+P का इस्तेमाल करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया के लिए मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें हमारा टेक्स्ट बाहर नहीं आता। लोकल एरिया में मैंने बताया था आपको कि लोकल एरिया मतलब कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और डेटा वो भेज पाते हैं। तो प्रिंटर को हम लोग शेयर कर सकते हैं और केबल के माध्यम से जोड़ सकते हैं और कंप्यूटर लगे होते हैं, तो उसमें मॉडेम आपका सही आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग नहीं किया था? तो मॉडेम। ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। ओटीपी में क्या होता है? जितनी बार आप लॉगिन करते हैं कुछ करते हैं तो हर बार अलग उससे ओटीपी आता है। ईमेल में आमतौर पर हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? तो लास्ट में, अंत में। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज नॉट टाइप ऑफ कर्नल। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा स्कॉट कर्नल। विच इज नॉट टाइप ऑफ मेमोरी, कौन सी मेमोरी नहीं है? तो आपका फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। तो इसमें आपका फ्लैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है और इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो जो CASH दिया हुआ है बी नंबर आपका इसका, ये सही हो जाएगा। हालांकि हाईलाइट जो है इसमें गलत लग गया, 2 लग गए नीचे, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कैश। कौन सी टाइप की मेमोरी नहीं है? तो बी आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि IoT में आपके आएंगे, तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार देख के जाएं ताकि इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पेपर में तो आप तुरंत लगा दें इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अभी मेरी जो और क्लासेस आने वाली हैं वो भी आप लोगों को इसके माध्यम से मिलती रहें। धन्यवाद।